हमारी भूमि की उर्वरता क्षमता ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमारा उत्पादन होगा। ये हमारे पड़ोस में ही लाहौल स्पीति में ही हमने फोकस किया है। बता रहे प्रियंका मैम एग्रीकल्चर आत्मा के बीटीएम। मैंने जितना हो सका अपने ओर से इनको कोशिश की कि अच्छे से अच्छा इन लोगों को अच्छे फार्मर से मिला। तो दोस्तों पहले तो कर लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज जल्दी में, क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशंस भी करनी थी अपने प्रेजेंटेशन के लिए, तो समय नहीं लगा कि मैं रूम में बना पाऊँ, तो इसलिए मैं बाहर ही आ गई। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है आलू पराठा और साथ में है चाय। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर चलेंगे ऑफिस की तरफ। चलिए दोस्तों। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़न प्रियंका राज। नया दिन नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों जांस्कर का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जांस्कर की, जो हमारी तहसील है डिस्ट्रिक्ट कारगिल की, जो पड़ता है हमारा यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख में। तो दोस्तों जो हमारा जांस्कर है वो हमारे केलोंग से अप्रॉक्स 145 किलोमीटर है। जैसा कि आपको पता है हमारे लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा केलोंग, और दोस्तों जो हमारा जांस्कर है उनका हेडक्वार्टर है पदुम। तो पदुम से कुछ अप्रॉक्स 30 फार्मर्स, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, वो आ रहे हैं हमारे लाहौल को एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो लाहौल हो गया, जांस्कर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, इनका कल्चर थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो वहाँ से जो जांस्कर से जो 30 प्रोग्रेसिव फार्मर आ रहे हैं वो लाहौल में ये देखने आ रहे हैं कि लाहौल में जो हमारी फार्मिंग का पैटर्न है, मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती है, यहाँ पर किस तरह से खेती बाड़ी की जाती है, वो ये देखने के लिए स्पेशल जांस्कर से यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा जैसे कि लोग जांस्कर जाने के लिए इतने तड़पते हैं, लोग कैंपिंग के लिए, टूर के लिए इतना पैसा खर्च करके स्पेशल जांस्कर घूमने जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। जब जांस्कर खुद यहाँ लाहौल चल के आ रहा है तो क्यों ना सोचा, मैंने कहा कि ब्लॉग भी बना लिया जाए। तो चलिए दोस्तों उनसे बातचीत भी करेंगे, जो यहाँ पर फार्मर्स आएंगे, और उनकी आज हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ इंटरेक्शन भी है। तो आज मैं वो भी आपको दिखाऊंगी और थोड़ा सा उनसे बातचीत भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जुले जी, स्वागत है आप सबका लाहौल में। कैसा लग रहा है आपको लाहौल आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन लगे वैसे आपको जांस्कर से आने में लाहौल को? एक ही दिन में आ गए? अच्छा जी। आप सारे पहली बार आए लाहौल की कोई पहले भी आए हैं? अच्छा जी, मतलब अच्छा लग रहा है लाहौल। थोड़ा सा आप बोलना चाहें कुछ लाहौल के लिए? लाहौल तो बहुत अच्छा है। अभी पहले से तो पैदल आता था, अभी तो गाड़ी में 6 घंटे में पहुंच जाता है लाहौल में। मतलब अच्छा हो गया, रोड अच्छे हो गए। पहले कितना टाइम लगता था आप लोगों को लाहौल पहुंचने में? 7 दिन लगता। अच्छा जी, अभी 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। मतलब खुश है आप सब। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जांस्कर से आए। एक बार फिर से आपका लाहौल में स्वागत है। तो दोस्तों अभी जो जांस्कर के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए हुए थे और जो हमारे वहाँ के जो जांस्कर के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमारे सभी डिपार्टमेंटल स्टाफ को खतक पहना के सम्मानित किया। तो ये उनकी तरफ से एक बहुत ही स्वीट गेस्चर था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो जांस्कर के लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनको मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करना चाहती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें अच्छे से सम्मानित किया। तो एक बार फिर से उन सबको मेरी तरफ से झूले। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका राज, खंड तकनीकी प्रबंधक। हमारे जो एसडीओ सर आए हैं छेदिंग नोरबू जी जांस्कर से, एईओ सर छेवांग रिगजिन जी, एलपीएस के डायरेक्टर सोनम जी और डायरेक्टर तंजीन नोरबू जी, और हमारे जांस्कर से जो भी किसान आए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और हमारे कल्चर विभाग से डॉक्टर रोशन लाल जी, और हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर गगन प्रदीप सैनी जी, और अन्य मेरे स्टाफ के कार्यकर्ता ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम के जो ऑफिस ऑफ पीडी आत्मा से है, हम सब आप सबका लाहौल में पधारने का सबसे पहले तो स्वागत करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर जांस्कर से लाहौल में आए। तो हमारे जो आज इस शिविर का जो विषय है वो है प्राकृतिक खेती बाड़ी करने का एक नया तरीका।
तो सबसे पहले ही हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अब हमें ये सोचना पड़ रहा है कि जो हम पहले खेती बाड़ी करते थे क्या वो खेती नहीं थी? अब जो हम खेती कर रहे हैं क्या ये खेती नहीं है? अब हमें ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम जो 50 साल पहले जो हम खेती बाड़ी करते थे कि हमें फिर से उसी खेती कृषि पद्धति को अपनाना पड़ रहा है। सबसे पहले आया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, सबने सुना होगा, सबने ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए 1960 से पहले जो हमारे पूर्वज खेती बाड़ी करते थे वो क्या करते थे, जो भी आपका गाय का गोबर होगा, गौमूत्र होगा, जो भी अपनी लोकल घर में जो खाद वगैरह होती थी उसी का इस्तेमाल करते थे, उसी को अपने खेतों में डालते थे, तभी उत्पादन होता था। ऐसा नहीं था कि उत्पादन नहीं होता था, पर धीरे धीरे क्या हो गया, जो हमारी जनसंख्या है वो क्या होगी, उसमें बढ़ोतरी होने लगी, वृद्धि होने लगी। तो क्या हो गया, उत्पादन हमारे पास इतना नहीं था, जनसंख्या हमारे पास ज्यादा थी। तो 1960 में आई हरित क्रांति, जिसमें आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको बोला कि आप हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कीजिए। तो लोगों ने क्या कर दिया कि हाइब्रिड बीज जो अपना घर का बीज होता था उसको छोड़ के हमने क्या कर दिया, हाइब्रिड बीज लेना इस्तेमाल कर दिया। फिर आपको बोला जी ठीक है जी, आप हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका उत्पादन अगर ज्यादा चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप यूरिया डालिए, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए, जो बासमती 16 होगी जो भी आप इस्तेमाल करिए। फिर आपको बोला ठीक है जी, अगर आपके खेतों में आपके कीड़े आ रहे हैं तो आप क्या करिए, कीटनाशक दवाइयां डालिए। फिर आपको बताया गया कि अच्छा जी, अगर कोई बीमारी आ रही है तो आप क्या करिए, रोगनाशी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे जो मनुष्य है उसने क्या सोच लिया कि जब तक हम कोई खाद नहीं डालेंगे, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी जो खेती बाड़ी होगी ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, क्या हो गया, जो हमारी जो खेती थी उसको क्या बना दिया, एक कृषि उद्योग बना दिया, इंडस्ट्री बन गई है धीरे धीरे। फिर क्या आपको बताया, ट्रैक्टर इस्तेमाल कीजिए, आपके अलग अलग रोटावेटर, आपकी मशीन, स्प्रिंकलर्स वगैरह आने लगी। मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, एक इंडस्ट्री बन गई, खेती बाड़ी की एक इंडस्ट्री बन गई। और जो हमारी अपनी जो कृषि पद्धति थी उसको छोड़ के हम सब ने इसी को ही सत्य मान लिया कि जब तक हम यूरिया नहीं डालेंगे हमारा उत्पादन होगा ही नहीं। ऐसा ही सोचते हैं ना सारे। वैसे मुझे लग रहा है कि आपके जांचकर में मुझे लगता है आप लोग खाद वगैरह डालते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कुछ ये तो जैविक वाले हैं सारे में जी। करते हैं ना। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने इस चीज को अपना सत्य मान लिया। अब क्या हो गया, जैसे मान लो आप लोग तो नहीं डालते होंगे खाद, पर जैसे यहाँ पर लाहौल में भी कुछ लोग अब जैसे पहले ऑर्गेनिक ही करते थे, पर जब से ये गोभी आ गया 4-5 साल से, उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया कि बहुत ज्यादा केमिकल यूरिया वगैरह डालना शुरू कर दिया। अब एक चीज आपने समझनी है कि जैसे मान लिया अगर हम 100 किलो यूरिया डालते हैं अपने खेत में, 100 किलो यूरिया डालते हैं तो यूरिया में होता है आपका सिर्फ 46 किलो ही नाइट्रोजन होता है, 46 किलो ही नाइट्रोजन होता है। फिर अब आता है कि 54 किलो क्या बचा, क्योंकि 100 में से 46 माइनस करेंगे तो 54 किलो बचा। तो वो 54 किलो क्या होता है, वो 54 किलो होता है हमारा क्षार, नमक, लूण या सफेदी जिसको बोलते हैं। ठीक है, 46 किलो नाइट्रोजन तो हमारा क्या होता है, आसानी से मिट्टी में घुल जाता है, मिट्टी में चला जाता, पेड़ पौधे ले लेते हैं। पर जो 54 किलो बचा, जो क्षार या नमक या लूण जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि हमारे जमीन के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है। तभी आप देखेंगे हमारी जमीन क्या होती है, बंजर होने शुरू हो जाती है। कभी बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी जो है हमारी ऊपर से ही गीली होगी। मिट्टी जमीन जब हम नीचे खुदाई करते हैं, उसमें जुताई करेंगे तो क्या देखते हैं, मिट्टी जमीन नीचे से सूखी होती है। क्यों? और जो दरारें पड़ रही है, ये क्या है, ये धीरे धीरे ये इसमें जमा होता जा रहा है। अब दूसरा आता है कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, जो हम यूरिया वगैरह डालते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है, कुछ मात्रा कार्बन की भी होती है। वो क्या होता है, सूर्य की किरणों से बाष्पित होकर हमारे वायुमंडल में चली जाती है। तभी तो जो हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, सबने सुना होगा। तभी तो देखिए पहले यहाँ पर कितनी ठंड होती थी, अब इस बार वैसी ठंड भी नहीं रही। अब यहाँ पर क्लाइमेट भी ऐसा हो गया, बहुत गर्मी होने लगी। क्यों? ये सब इसी का ही, अब क्योंकि लोगों ने भी हम खाद स्टार्ट कर दी यूज करना, थोड़ा भी व्हीकल वगैरह भी ज्यादा चलने लगे, तो इससे क्या हो गया, हमारा एनवायरमेंट भी पॉल्यूशन हो रहा है। एक आता है हमारा पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, कि जैसे मान लिया हम कीटनाशक दवाइयां डालते हैं। अब क्या हो गया, एक ही दवाइयां डाल रहे हैं लोग, कि कीटनाशक दवाइयां डालते गए एक समय ऐसा आ जाता है कि जो कीट है उनको वो इस चीज के आदी हो जाते हैं। मतलब वो ऐसा हो जाता है कि अब वो हम दवाई डाल रहे हैं तो उसका उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और साथ में क्या होता है हमारा, जैसे कुछ हमारे मित्र कीट होते हैं, किसानों के मित्र कीट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे हानिकारक कीट होते हैं उनको भी खाने का काम करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो मित्र कीट है वो भी मर जाते हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल देखा होगा हर दूसरे तीसरे इंसान को क्या है, शुगर है, बीपी है, कैंसर है। किस वजह से? ये सब है हमारे खान पान के नतीजे का
खान पान के तरीके का ही नतीजा है। अब हम सोचेंगे हमने तो खाद तो हमने खेतों में डाली, हमने तो भाई खुद के लिए तो ऑर्गेनिक लाया था, पर सर्दियों में जब आप लोगों के पास उत्पादन नहीं होता, वो तो नीचे से ही मंडियों से आता है ना, पंजाब हरियाणा से आता है, तो वहां तो केमिकल खेती कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा खाद वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या करते हैं हम वही खा रहे हैं, और वो क्या होता है धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है। बठिंडा से राजस्थान जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि डेली 33% जो पैसेंजर है वो कैंसर पीड़ित होते हैं। अब ये है कि पंजाब हरियाणा में तो ऐसा भी हो रहा है, ब्लू कलर के बेबी पैदा हो रहे हैं, जिनको ब्लू बेबीज बोलते हैं। अब हम सोचेंगे नीले कलर के कैसे हो रहे हैं वो। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे गाय को घास के लिए भी कोई क्या करते हैं, घास बड़ा करने के लिए भी खाद वगैरह डालते हैं अपने खेतों में। तो अब क्या हो रहे हैं, वो घास हम काट के अपने किसको खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं। वही गाय का दूध माँ पीती है और माँ अपना दूध बच्चों को पिला रही है, जिससे क्या हो रहा है, ये नाइट्रेट पॉइजनिंग बोलते हैं। नाइट्रोजन होता है हमारा यूरिया में, तभी तो आप लोग मतलब जो खाद डालते हैं यूरिया के लिए, नाइट्रोजन के लिए डालते हैं। नाइट्रोजन का मेन काम क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ होती है पौधे की, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना। ग्रोथ बढ़ेगी, पत्ते का आकार बढ़ेगा, पत्ते का आकार बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं उसकी प्रक्रिया ज्यादा होगी। जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ही ज्यादा आपका जैसे गोभी हो गया, मटर होगा, उसका जो फल का जो आकार है वो भी बड़ा होगा। तो वो क्या होता है कि जैसे माँ अपना दूध पिला रही है बच्चे को, फिर क्या होगा कि वो जो दूध है ना, उसमें हमने यूरिया के कुछ कण चले गए, नाइट्रोजन के कण चले गए, वो क्या होगा धीरे धीरे हमारे जो शरीर में खून में हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है जमा होना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज कर देता है, नाइट्रेट पॉइजनिंग बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से क्या होता है वो बच्चे नीले कलर के पैदा हो रहे हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ दुष्प्रभाव है जो हमारे को ग्रीन रेवोल्यूशन से आए। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब यूरिया की खाद का इस्तेमाल करना ये बहुत गलत है। हमें ये चीज समझनी है कि पहले हमें उस समय इस चीज की आवश्यकता थी, क्योंकि उत्पादन हमारे पास कम था, जनसंख्या हमारे पास बढ़ रही थी। मतलब उस समय इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें हाइब्रिड बीज भी इस्तेमाल करना है, बीमारी आए तो ये भी इस्तेमाल कर, रासायनिक खाद भी इस्तेमाल करनी है, कीटनाशक दवाइयां भी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उस समय में क्या चाहिए था, क्वांटिटी चाहिए थी, उत्पादन ज्यादा चाहिए था। पर अब समय क्या आ गया, अब क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अब हमें अच्छा खाओ, कम उगाओ, अच्छा खाओ, है ना, ये चाहिए अब हमें। अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो किसान है, जैसे नीचे नीचे जो ज्यादातर किसान है, मतलब हम नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में भी आप लोगों की वो सिचुएशन हो जाए धीरे धीरे। तो जो किसान है अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई मेरा जो ट्रेडिशनल सीड था, मेरा जो लोकल बीज था, वो कहाँ गया, जो पहले मेरे पास था लोकल बीज वो कहाँ गया। दूसरा कि जो मेरे पानी के स्रोत थे, ग्राउंड वाटर था, वो भी अब क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट वो भी सूख रहे हैं, है ना। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई जो मेरी मिट्टी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बंजर होती जा रही है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जैसे उसकी केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज थी, वो क्या धीरे 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 खत्म होती जा रही है। जहां वो पहले सिर्फ 3 किलो खाद डालता था यूरिया, जिस खेत में 3 किलो खाद डाल के ही उसका उत्पादन हो जाता था, अब वो वहां पर 300 किलो खाद भी डाल रहा है तब भी उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, प्लस उसकी जो जमीन है वो भी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अब आता है कि भाई उसका बीज भी कई बार आपने देखा होगा जर्मिनेट नहीं हो रहा है, भाई ऐसा क्या हो गया। मतलब ये जो कुछ विचार है ये हमारे जो किसान है उनके दिमाग में ये सोच विचार आता है। अब आता है जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, ना वो बढ़ रहा था ना वो घट रहा था। फिर एक समय ऐसा आया जहां इनका उत्पादन बढ़ना था, ना स्थिरता ही बल्कि क्या होगी उसमें गिरावट आ गई। उदाहरण के लिए जैसे मान ली कि जैसे 100 क्विंटल होता था, 100 क्विंटल होता था, वहां से क्या हो गया, ये अपना रासायनिक खेती करने से उनका 120 क्विंटल हो गया, 150 क्विंटल हो गया, एक समय पे 150 ही रहा। पर एक समय ऐसा आया जहां उनका 100 क्विंटल होता था, 100 क्विंटल से सीधे 60 क्विंटल पे आ गया। तो इन्होंने क्या हो गया, ये बोला कि हरित क्रांति पे तो ये तो प्रश्न चिन्ह लग गया, मेरा तो उत्पादन बढ़ना चाहिए था, ये बढ़ने की जगह घट भी गया और कुछ सालों बाद मेरी जमीन भी बंजर होती गई। तो इन्होंने देखा कि जंगल में भी तो पेड़ पौधे हैं, अब जंगल में तो कोई जाके खाद नहीं डाल रहा है, जंगल में जाके तो कोई स्प्रे नहीं कर रहा है, तो जंगल में ऐसा क्या है कि मतलब वहां पर इतना अच्छा उत्पादन होता है, मतलब नेचुरली कोई वहां कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते, कोई बीमारी भी नहीं आती, जंगल हरे भरे रहते हैं। और जहां एक तरफ मैं खेतों में इतनी सारी केमिकल खाद डाल रहा हूँ, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उधर यहाँ पर नुकसान हो रहा है हमारा। तो इन्होंने देखा कि उन्होंने प्रशिक्षण लिया, मतलब जंगल की मिट्टी का प्रशिक्षण लिया, जंगल के पेड़ पौधे जो थे पौधे थे उनकी पत्तियों का भी प्रशिक्षण लिया। फिर जब उन्होंने पत्तियां देखी, मतलब उनका जो लीफ है पत्ते देखे, तो उन्होंने देखा कि पत्ते को तो सब कुछ मिल गया है, मतलब जो उसको चाहे नाइट्रोजन चाहिए था, जो भी उसको चाहिए था, है ना, NPK जो भी चाहिए था उसको तो सब कुछ मिल गया है,
तो इसका मतलब प्रकृति में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मतलब जो पौधों को सब कुछ उसको प्राप्त हो रहा है। अब हम बोलते देखो भूमि को धरती माँ, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम धरती की जितनी गहराई में जाएंगे, जितनी गहराई में जाते उतने ही ज्यादा पौष्टिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए हम धरती को बोलते हैं अन्नपूर्णा। तो मतलब धरती में पहले से ही पौष्टिक तत्व हैं। हमें जो प्राकृतिक है उसकी व्यवस्था को मतलब हिलाने की, उसको डिस्टर्ब तंग करने का अधिकार हम मनुष्य को नहीं है। हमें क्या करना है, मतलब जो धरती में पौष्टिक तत्व है वो बस हमें पत्तों तक, पेड़ पौधों के तक उसको पहुंचाने का काम करना है। वो कार्य भी प्रकृति ने किसी को सौंपा है। किसको सौंपा है? वो सौंपा है सूक्ष्म लाभकारी जीवाणु। सूक्ष्म लाभकारी जीवाणु होते हैं जो हमारी खेती बाड़ी है, ये सारे लाभकारी जीवाणुओं का ही काम है। मतलब जितने ज्यादा जीवाणु आपकी जमीन में होंगे, जीवाणु क्या करेंगे? आपकी मिट्टी के कणों को खाने का काम करेंगे। जितना ज्यादा वो आपकी मिट्टी में कार्य करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जमीन भुरभुरी होगी। जितनी आपकी जमीन भुरभुरी होगी, पौधे की जड़ें आपकी उतनी जमीन की गहराई तक जाएंगे। जितनी जमीन की गहराई तक जाएंगे उतने ही ज्यादा उनको उसके पौष्टिक तत्व और पौष्टिक आहार मिलेगा। जितना पौष्टिक तत्व और पौष्टिक आहार मिलेगा, पौधे का जो आपका उत्पादन भी उतना ही ज्यादा होगा। इस प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांत है। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि प्रकृति किस तरह से कार्य करती है। पहले आपको ये चीज समझना है। देखिए पौधे क्या करते हैं, जमीन की गहराई से जो पौष्टिक तत्व है उनको लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो उसके शरीर में, पौधे के शरीर में समा जाते हैं। जब वो पौधे के शरीर में समा जाते हैं और जब पौधे की जो आयु पूरी हो जाती है, ठीक है, फिर जब वर्षा होती है तो क्या हो जाता है, वो जमीन में विघटित हो जाते हैं। तो क्या होता है, पौधा वहीं सड़ गल के क्या बन जाता है, उसका खाद बन जाता है। जितनी ज्यादा हमारी भूमि की उर्वरता क्षमता ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारा उत्पादन होगा। अब उर्वरता क्षमता कैसे बनेगी, कैसे होगा वो? ये कार्य करता है एक जीवन द्रव्य जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। मतलब हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में ह्यूमस बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं जीवन द्रव्य। अब भाई ह्यूमस और जीवन द्रव्य क्या होता है? आपने देखा होगा कभी जो पेड़ होगा या जहाँ कहीं पे बहुत ज्यादा पत्ते गिरे होते हैं, उसकी मिट्टी जब हटाते हैं, पत्ते हटाते हैं, आप देखते हैं वहां की मिट्टी काली होती है। कभी देखा होगा आपने, बाकी जगह से वहां की मिट्टी क्या होगी, काली होगी, मतलब डार्क, जैसे ब्राउन, जैसे डार्क ब्राउन कलर की होगी। तो 2 से 4 इंच, 4 से 5 इंच की गहराई पे वही हमारा ह्यूमस होता है और वही हमारे पौधों को चाहिए। अब क्या बोला मैंने, जैसे कि पौधे वहीं पर सड़ गल के वहीं पे खाद बना रहे हैं। और जो ये ह्यूमस होता है, जीवन द्रव्य, जो मैंने बताया आपको, काली मिट्टी जो हमारे मिट्टी के 4 से 5 इंच की सतह पे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है, इसमें हमारा नाइट्रोजन भी होता है, इसमें दोनों चीजें होती है। अब जो हमारा कार्बन, जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन बोलते हैं। अब हमारा आता है कि जैविक कार्बन क्या होता है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अब सबने सुना होगा कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो पौधे जो कार्बन लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, उसी को ही जैविक कार्बन कहते हैं। अब आ गया हमारा जैविक नाइट्रोजन। जैसा कि हम सबको ही पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो क्या है, हमारी नाइट्रोजन ही है। और हमें पौधों के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तभी तो लोग यूरिया वगैरह डालते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पेड़ पौधा क्या वहां विघटित हो रहा है, मतलब सड़ गल रहा है। जैसे कोई भी पौधा है, जैसे कई बार आप गोभी लगाते होंगे, मटर लगाते होंगे, जो भी आप लगाते होंगे, उसके वहीं पर अवशेष छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया, वहां सड़ गल के खाद बन रहा है। अब जब वो सड़ गल जाता है तो क्या आप करते हैं, उसमें 10 और 1, आसान भाषा में समझाऊंगी आपको कि जैसे अगर 10 किलो आपका कार्बन बन रहा है, मतलब जो सड़ रहा है, उसको सड़ने के बाद 10 किलो कार्बन बनेगा और 1 किलो नाइट्रोजन बनेगा। मतलब 10:1 बोलते हैं, मतलब 10 किलो कार्बन 1 किलो बनेगा आपका नाइट्रोजन। अब जो 1 किलो जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ 10 किलो कार्बन को ही पकड़ रहा है, मतलब उसको हवा में, वायुमंडल में जाने से रोकता है। अब जैसे मान लो आपके खेत में बहुत ज्यादा आपने, मतलब जो पत्तियां हैं सड़ गल रहे हैं, जो भी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, आपका कार्बन ज्यादा बनता है। मान लो 90 किलो आपका कार्बन बन रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन सिर्फ 1 ही किलो बन रहा है, 1 ही किलो नाइट्रोजन बन रहा है। जबकि मैंने आपको बताया कि 1 किलो नाइट्रोजन तो सिर्फ 10 किलो कार्बन को ही पकड़ रहा है, पर जो 80 किलो कार्बन है वो जा रहा है आपका हवा में।
अब हमने क्या करना, उससे क्या होगा, पर्यावरण भी दूषित होगा। हमने क्या करना, उस जो हवा में जो कार्बन जा रहा है उसको पकड़े रखना है, उसको मतलब वो पकड़ने का काम कौन करता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को कौन पकड़ेगा, सूक्ष्म लाभकारी जीवाणु, कुछ होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं उनको। क्या करते हैं, जो हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसको पकड़ने का कार्य करते हैं। तो अब ये चीज समझना आपने, फर्स्ट आ गया हमारा इंटरक्रॉपिंग, मतलब मिक्स क्रॉप कर सकते हैं आप, मतलब आपकी जो मेन फसल है उसके साथ आपने क्या करना है, कोई भी दाल वाली फसल लगानी है। आपने मटर लगा दिया, कोई भी जो दूसरी दाल वाली फसलें होती है, आपने देखा होगा कभी मटर होता है आपके उधर, है ना, तो मटर की कभी आपने पेड़ उखाड़ के देखा होगा, पौधा उखाड़ के देखा, उसकी जड़ों में छोटे छोटे दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होता है राइजोबियम। वो राइजोबियम होता है, वो क्या करता है, जो हवा में जो नाइट्रोजन जिसकी बात कर रहे थे, वो क्या करता है, हवा की नाइट्रोजन को जमीन में पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तभी हम बोलते हैं कि आप क्या करिए, मिक्स क्रॉपिंग करिए। मतलब जैसे अगर आपने 2 लाइनें अगर आपने गोभी की लगाई तो 1 लाइन आप मटर की भी लगाइए। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो 2 फायदे हैं। एक तो कि जैसे मान लो अगर आपकी गोभी में कोई बीमारी आती है, कुछ होता है कि किसी क्रॉप नहीं आती है, तो आपको क्या, वो गोभी की फसल को खत्म कर देगी, पर आपकी उस खेत में क्या मटर तो बचा रहेगा। जहां से आपको कुछ नहीं मिलना था वहां से आपको क्या मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, मटर तो मिल रहा है। और जैसे ये लॉकडाउन कोरोना के टाइम सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण, आसान उदाहरण, अब देखिए लॉकडाउन क्यों लगा था, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। तो वैसे ही हमारा इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो हम क्या करते हैं, इसकी मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, ताकि कोई बीमारी है, मतलब इस लाइन में लगी, गोभी की लगी, तो कम से कम कुछ तो किसान को मिले, मतलब कोई नुकसान ना हो किसान को। अब दूसरा फायदा, ये नाइट्रोजन को पकड़ने का काम भी कर रहा है, जिसके लिए हम यूरिया डालते थे, ये काम आपका नेचुरली हो रहा है। जैसे इसमें बताया कि मैंने आपकी गांठें होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप मिक्स क्रॉपिंग कीजिए, कोई भी दाल वाली फसल लगाइए, या फिर आप साइड में कोने में गेंदे के फूल लगा दीजिए। मतलब इससे क्या होगा, गेंदे का फूल कितना सुंदर होगा, बोलते हैं जितना ज्यादा सुंदर होगा उतना ज्यादा हमारा मन भी करता है कि हाँ जी हमने इसको देखना था। तो जब कीट पतंगे कुछ बीमारी कीड़े वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, पौधे का फूल, जो गेंदे का फूल वो अपना ऑरेंज कलर का होगा, चमकेगा, तो क्या होगा, आपकी मेन फसल को छोड़ के वो पहले उस पर अटैक करेगा। तब तक आप कुछ सोच विचार भी कर सकते हैं कि चलो कुछ कर लेते हैं, अपने पौधे की फसल तो बचा दे हम। तो ये चीज है कि साइड में आप गेंदे का फूल भी लगाइए, ऐसा नहीं कि आपने मटर ही लगा दिया, पूरे खेत में मटर ही लगा दिया, उसके चारों तरफ गेंदे के फूल लगाइए, मतलब मिक्स क्रॉपिंग कीजिए। तो ये है हमारा। दूसरा आता है कंटोर और बन, मतलब कतारें और मेड़े बनाना। इससे क्या है कि हमारा जो वर्षा का पानी है उसको भी रोक के रखना है, जिससे क्या होगा कि जो पौधे की जो पानी की आवश्यकता है वो भी उसकी भी पूर्ति हो सके। फिर तीसरा आता है जी हमारा, पहले देसी गाय का गोबर को ऐसे पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में क्या माना जाता है, गाय के गोबर और गौमूत्र को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। पहले तो, अभी पता नहीं आप लोगों के उधर करते होंगे कि नहीं, पहले लेपाई भी करते थे, क्यों, ताकि वो कीट पतंगे कुछ बीमारी ना लगे घर में, पवित्रता बनी रहे, थोड़ा ऐसा भी माना जाता है ना। तो ये भी हमारा देसी गाय का गोबर इसके सिद्धांत में आता है। एक तरह से प्राकृतिक खेती है, एक आध्यात्मिक खेती भी है, मतलब इसमें दोनों चला है, एक तो नेचुरल कि कोई केमिकल नहीं करना है, दूसरा ये कि प्रकृति का आध्यात्मिक उससे भी चला हुआ है इसमें। फिर चौथा आता है हमारा अर्थवॉर्म, आपका केंचुआ होते हैं आपके उधर अभी भी केंचुए। अब देखिए पहले केंचुए का बताती हूँ मैं आपको, अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में केंचुए कैसे बोलते हैं, अर्थवॉर्म, मतलब मिट्टी खाने वाला, जो मिट्टी खाता है वो अर्थवॉर्म है, मतलब केंचुआ है। अब क्या हो रहा है कि 2 तरह के केंचुए होते हैं, एक आता है हमारा वर्मी कंपोस्ट, सुना होगा आपने, केंचुआ खाद। इस चीज को समझना आपने, हम क्या करते हैं केंचुआ खाद में क्या करते हैं, जो केंचुआ उसमें विलायती केंचुआ, उसको आइसिनिया फोएटिडा बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में आइसिनिया फोएटिडा कहा जाता है उसको। तो वो क्या करता है, गोबर खाने का काम करता है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि हमें ऐसे केंचुए चाहिए कि जो मिट्टी खाए, कि ऐसे केंचुए चाहिए कि जो गोबर खाए, कौन से, गोबर की मिट्टी खाने वाले हमें चाहिए, मिट्टी खाने वाले, क्योंकि गोबर खाने वाले नहीं चाहिए। अब क्यों, अब देखिए जो हमारा, पहले मैं इनमें फर्क बता देती हूँ। जो हमारा देसी केंचुआ होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है ना, और लंबा भी होगा। और जो विलायती केंचुआ होता है पतला सा, उसमें क्या होता है, केंचुए के कुछ प्रतिशत ही लक्षण होते हैं। अब क्या करता है, जो हमारा केंचुआ है वो क्या करता है, मिट्टी खाने का काम करता है, मतलब वो मिट्टी खाते खाते एक छिद्र से ऊपर आएगा। केंचुए की ये खासियत है कि वो उसी छिद्र से नीचे नहीं जाता है, वो क्या करता है,
किसी दूसरे छिद्र से नीचे आएगा। इस तरह से वो ये काम करते करते एक छिद्र से ऊपर जाएगा, दूसरे छिद्र से ऊपर आएगा। मतलब मिट्टी खाते खाते इस तरह से क्या होगा, मिट्टी में आपके हजारों करोड़ों छेद कर देता है। मतलब इसको एक तरह से जुताई का काम भी करता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में हमारा मतलब पहले इसको ट्रैक्टर भी कहा जाता था। मतलब ये ट्रैक्टर की तरह ही जुताई का ही काम करता है। और दूसरा इसका ये भी है कि ये केंचुआ क्या करता है, जब मिट्टी खाते खाते ऊपर आता है तो ये क्या करता है, एक केमिकल, एक रासायनिक पदार्थ छोड़ता है। तो वो क्या करता है, वो उसके छिद्र में लिपाई हो जाती है, जिससे कि वो छिद्र भी आपका बंद नहीं होता है। तीसरा ये क्या करता है, सिर्फ मिट्टी खाने का काम नहीं करता है, उसके अंदर जो रेत होगा, कोई दूसरी चट्टानें होगी, उनको खाने के साथ साथ जो आपके हानिकारक जीवाणु हैं, जो आपकी मिट्टी में अच्छे नहीं है, उनको भी खाने का कार्य करता है। अब ये क्या करेगा, ठीक है जी, अगर आपका जो देसी केंचुआ है उसको अगर आपके खेत में मतलब मिट्टी है ना, जब ये रेस्ट करता है, ठीक है, अब आपके जैसे मान लो आप रासायनिक कोई खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो क्या करते हैं, ये मरते नहीं, ये क्या करते हैं, आपकी मिट्टी की गहराई में सुप्त अवस्था में सो जाते हैं। जबकि जो बिलायती केंचुआ ये क्या करता है, गोबर खाने का काम करता है। अगर इसको गोबर ना मिले ये क्या करता है, पड़ोसी के खेत में चला जाता है, ऐसा भी करता है ना। ऐसा देखा तो नहीं मैंने, पर ऐसा होता होगा, है ना। तो ये काम भी करता है। तो हमने क्या करना है कि ये कैसे आएंगे, अब ऐसा नहीं कि हमारी मिट्टी में केंचुए नहीं है, हमारी मिट्टी में अभी भी केंचुए हैं, पर वो क्या थोड़ी सुप्त अवस्था में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको वैसा सूक्ष्म जो क्लाइमेट, पर्यावरण जिसको बोल सकते हैं, वो इनको नहीं मिल पा रहा है, मिट्टी के अंदर और मिट्टी के बाहर। अब वो कैसे बनेगा, वो बनेगा हमारा जो ये प्राकृतिक खेती करते हैं हम, इसके आगे अब 4 पहिए हैं कि वो किस तरह से वो पर्यावरण बनेगा जिससे हमारे केंचुआ भी काम करे, जो हमारे लाभकारी जीवाणु हैं वो भी काम करे, जो प्रकृति का अपना पौष्टिक तत्वों का जो साइकिल है वो भी अपने आप ही काम करे। तो वो कैसे बनेगा, अब इसके 4 हमारे पहिए हैं। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, वैसे ही इस प्राकृतिक खेती को चलाने के लिए भी इसके 4 पहिए हैं, 4 चक्र हैं। ये हमने जैसे मिक्स क्रॉपिंग का बता रही हूँ मैं, ये हमने लगाया था, पिछले साल लगाया था ये डेमो आपके गोशाल में। गोशाल पंचायत है, यहाँ से आगे तांदी से ऊपर, तांदी सुना है ना आप सबने, ऊपर गांव, तो वहां पर हमने मिक्स क्रॉपिंग की थी, जिसमें उन्होंने मटर भी लगाया था और साथ में हमने गोभी भी लगाया था। मतलब बहुत ही अच्छा चला था ये जी। तो ये हमने वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन लगाया था। अब आते हैं हम गोबर की बात कर रहे थे हम, कि हम बोलते कि देसी गाय का गोबर ही इस्तेमाल करना है। क्यों भाई, क्या दूसरी गाय नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो क्या एक हम बोलते हैं इसमें कि गाय की तरह दिखने वाला ही सुअर ही है। क्योंकि जो हमारी देसी गाय होती थी, जो पुरानी गाय होती, पूजा पाठ में भी देखते होंगे, गौ माता, गाय को गौ माता कहा जाता है। कुछ सोच समझ के ही हमारे पूर्वजों ने कहा होगा गाय को गौ माता। जो देसी गाय होती है उसके क्या होता है, आगे गल कंबल होगा, लटकन होगी, जैसा आप देख रहे होंगे इसमें, और ऊपर यहाँ पर आपके गर्दन में इसके कुब होगा। और क्या होता है, ये जो देसी गाय होती है पीछे से गोल होती है, आपकी पहाड़ी गाय भी ऐसी होती है, और पीछे से गोल होगी। और साथ में हमारी जर्सी गाय कैसी होती है, लंबी होती है ना, सीधी होगी, इसके उतना गल कंबल नहीं होगा, कुब भी नहीं होगा। अब जो ये कुब है, यही तो हमारा मेन है गाय का। ये क्या करता है, जो सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अच्छी एनर्जी है, उसको क्या करता है, यहाँ पर स्टोर करने का कार्य करता है। अब क्या होगा, इसका जो दूध होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। कैसे, इसमें जो बोलते हैं कि जो हमारी देसी गाय, इसकी जो अंतड़ियां होती है वो होती है 4 से 6 मीटर लंबी होती है, और जो दूसरे होती है इसमें होते हैं 3 से 4 मीटर लंबी। तो अब ये बताए कि जो जितना ज्यादा छन के दूध आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा, कि जो कम छना हुआ दूध होगा, ज्यादा छना हुआ दूध ही ज्यादा अच्छा होगा ना। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा हमारा कि जो आपने इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय के गोबर का ही प्रशिक्षण लिया गया, गाय के गोबर का प्रशिक्षण लिया गया, आपके भेड्डू होगी, भैंस होगी, मतलब हर सब का, बल्कि इवन चूरू का भी है ना। तो सबसे ज्यादा जो जीवाणु, मैंने बोला ना खेतीबाड़ी क्या है, जीवाणु ही है हमारा। मतलब उस जीवाणु का प्रशिक्षण, जिसमें सबसे ज्यादा जीवाणु पाए गए वो था हमारा देसी गाय का। अब कई बैठे होंगे, कई सोचेंगे हम तो बोल रहे हैं देसी गाय का, अब सिर्फ गाय गोबर गोमूत्र के लिए थोड़ी ही चाहिए। अब कई लोग होते हैं कि जो दूध बेच के भी अपना गुजारा करते हैं, है ना, तो कईयों का दूध बेचना भी होता है। अब क्योंकि हमारी जो पहाड़ी गाय होती है वो कैसे दूध कम देती है, अब जर्सी गाय तो भयो दूध ज्यादा देती है। बात आती है प्रचार प्रसार की, बोलते जो दिखता है वही बिकता है। एक दूध गंगा कर की स्कीम चली थी, जिसमें सबको बताया कि आप लीजिए अपनी जर्सी गाय। तो लोगों ने क्या किया, सबने वो देखा देखी में एक ने ले ली जर्सी गाय की, हाँ इसके घर में तो दूध ज्यादा है भाई, तो दूध के लिए उसने जर्सी गाय लेनी शुरू कर दी, अपनी जो लोकल पहाड़ी गाय थी वो छोड़ना शुरू कर दिया। बात आती है प्रचार प्रसार की। कैसे, अब भारतीय नस्ल की भी कुछ ऐसी गाय हैं जो आपकी जर्सी गाय के बराबर ही दूध देती है, बल्कि इससे ज्यादा भी दूध देती है, अगर उनका पालन पोषण अच्छा किया जाए तो, उनको चारा अच्छा खिलाया जाए तो जैसे कि थार पारकर होगी, साहिवाल होगी, रेड सिंधी होगी, गिर होगी।
ये कुछ भारतीय नस्ल की कुछ ऐसी नस्लें हैं गाय की जो क्या होते हैं, दूध भी ज्यादा देती है। पर जो थार पारकर साहिवाल होगी, ये है हमारे गर्म इलाकों के लिए, जैसे ऊना हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी होगी नीचे को। और जो हमारी ये रेड सिंधी और थार पारकर साहिवाल, रेड सिंधी और गिर, जो रेड सिंधी और गिर है ये आती है हमारे ठंडे इलाके के लिए। पर आप लोगों के पास मुझे लग रहा है पहाड़ी गाय होगी, है ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? अब देखिए जैसे जर्सी गाय का तो आप आकार ही देख रहे हो, जर्सी गाय का साइज भी बड़ा है, इसको उतना चारा भी तो चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा आदमी का शरीर होगा उतना ज्यादा उसको खाना भी चाहिए। और जहाँ पर यहाँ पर देखते हैं आप, वेजिटेशन उतनी नहीं है, पेड़ पौधे मतलब इनको खिलाने के लिए घास वगैरह इतना कहाँ आता है ना। तो आपकी जो पहाड़ी गाय थी तो बहुत ही आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगा मुझे कि आप लोगों के पास अपनी पहाड़ी गाय सबसे अच्छी है कि आपका उसका साइज भी छोटा होगा, चारा भी कम खाएगा। आपका जो पहाड़ी इलाके में आपका भी छोटे होंगे, जंगलों में उसमें भी जो खुर होते हैं उसके ना, वो अपना उनमें इजिली आपका हो जाती है, क्या बारीक करने की कोशिश की ताकि ये धूप में अच्छी तरह से सूख जाए और इसको सुखा करके घंजी बावड़ी बना सके। और इसको सुखाने के बाद कुछ इस तरह से गोबर तैयार हुआ और उसके लिए सबसे पहले बेसन, संजीव मिट्टी, गुड़ और गौमूत्र तैयार किया और इसे इसमें मिलाने के लिए रख दिया। तो एक बार लास्ट में आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब इतनी दूर से आए, है ना, लाहौल को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ की खेतीबाड़ी देखने के लिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको कुछ नया बता पाए, है ना। और एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सुना मुझे इतनी देर तक, है ना। और एक बार फिर से आप सबका लाहौल में स्वागत है ना, धन्यवाद। कृषि विकास अधिकारी हैं हमारे डॉक्टर गगन प्रदीप सर जी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर का जनरल सा थोड़ा सा आपको बताएंगे। बहुत फायदा होगा। जैसे मैडम ने आपको बीजामृत के बारे में बताया, जीवामृत के बारे में बताया, घन बीजामृत के बारे में बताया, ये चीजें जो हैं हमारी उन एरियो के लिए। ये किंग रॉट हो गया, गाला टाइप, ऐसे कई वैरायटीज हैं। आपके वहाँ पे सेब लगाते नहीं हो गया, ऐसा है कि सेब लग सकता है वहाँ। हाँ जी। तो दोस्तों अभी हमारे जो जांस्कर के SDAO सर हैं उनके विचार सुनते हैं कि उनका यहाँ पर लाहौल को लेके क्या कहना है, क्या विचार हैं और उन्हें कैसा लगा लाहौल में आके। आए हुए डॉक्टर गगन जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लाहौल, डायरेक्टर LPS तंजन उर्बू जी, डायरेक्टर LPS सोनम जी, मैडम प्रियंका जी और बाकी आपके सारे जो साथी हैं और बाकी हमारे साथ आए हुए संस्कार के इंचार्ज BDO और डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर रिजिंग जी और हमारे संस्कार के प्यारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, सबको मैं झूले करना चाहूँगा। झूले जी। तो सबसे पहले पूरा हम लोग पूरे संस्कार वासियों की तरफ से श्री तंजिन उर्बू जी, अचो सोनम जी और रिगजिन हायरपर जी को डिपार्टमेंट की ओर से और संस्कार वासियों के ओर से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ये एक्सपोजर विजिट हम इनके भरोसे हम यहाँ आए हैं। इनसे हमने वहीं से कांटेक्ट किया है, इन्हीं की साथ साथ हम पिछले 2-3 दिन से पूरे लाहौल में जगह जगह फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं। और आज ये एक बहुत अच्छा इवेंट इस कॉन्फ्रेंस हॉल में इन्होंने आप लोगों के साथ तालमेल करके हमें ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम में हमारे सारे फार्मर्स को आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए हम पूरे संस्कार वासियों से दोबारा सबको थैंक यू करना चाहूँगा जी। और इसी टूर के रिलेटेड हमारे संस्कार से हैं कारगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री पंचोकटा जी हैं, धन्यवाद करना चाहिए। और ये वाला प्रोग्राम हमारा मेनली कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो हमारे वहाँ पे पहले से नहीं था, लाहौल स्पीति जैसे तंजिन उर्बू जी बताते हैं, बाकी इनके LPS के मेंबर बताते हैं कि 1966 से यहाँ पे LPS गठन हुआ था। उसके बाद लाहौल आगे ही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल पीछे मुड़ के देखा नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इन्होंने किस तरह किया है वो हम थोड़ा सा समझ सकें, उसी को हम वहाँ पे थोड़ा सा
कर सकें, इस को लेके हमने मेन फोकस इस एक्सपोजर टूर का यहीं हमारे पड़ोस में ही लाहौल स्पीति में ही हमने फोकस किया है। हमें उम्मीद है आपकी तमाम जानकारियों से हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएँ, कुछ कदम उठा सकें और हमारे किसान भी थोड़ा आगे आ सकें। जैसे अभी हाँ यहाँ पे आप लोगों ने बताया, जैसे लाहौल मेनली लाहौल का जो खेती है आजकल कॉमर्शियल की तरफ है, तो इसमें जैसे हम कॉमर्शियल की तरफ जब जाते हैं तो एनपीएस का, केमिकल फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का काफ़ी उपयोग है। तो उससे क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, उसके बारे में मैडम प्रियंका ने डिटेल हम सबको बताया। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में सबको मैडम ने डिटेल में बताया। और आप दोनों ने भी हमें लोगों को जानकारियाँ दी, इम्पोर्ट क्या हमें करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सजेशन दी। आपने इतने लंबे सफ़र के आप लोगों की सर्विस का तजुर्बा आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सब लोगों को। धन्यवाद। तो लास्ट में वंस अगेन सभी लोगों का, यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट को और ख़ासकर एलपीएस के हमारे डायरेक्टर साहिबान को, पूरे इनके सोसाइटी को थैंक यू करना चाहूँगा जी। धन्यवाद। जुले सबको जुले। तो दोस्तों अभी हम सुनते हैं हमारे जो डायरेक्टर ऑफ एलपीएस है श्री तेंजिन नोरबू जी, उनका आज की इस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या विचार विमर्श है। तो चलिए दोस्तों पहले उनके विचार विमर्श सुनते हैं। यहाँ पे बताने के लिए मैं धन्यवाद करूँगा हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडीओ साहब, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब, और यहाँ पे पधारे प्रियंका मैम, एग्रीकल्चर आत्मा के बीटीएम और उनके साथी एटीएम, और जितने भी एग्रीकल्चर स्टाफ के, हॉर्टिकल्चर स्टाफ के डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, आप सब ने बहुत अच्छे से हमारे पड़ोसी खासकर के प्रोग्रेसिव फार्मर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे सरलता से आप लोगों ने अपने विस्तार से अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर की, किस तरह से फार्मिंग करना, किस तरह से हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, कैश क्रॉप को किस तरह से आगे बढ़ाना, इन सब को आप लोगों ने इतने विस्तार से बताने पर मैं अपनी ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ हमारे बीच जांचकर्स के एसडीओ साहब और बीओ साहब, इन दोनों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो हमें मौका मिला कि यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठकर कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला। और हमारे मुझे स्पेशली फुंचोल टैशी जी ने वहाँ से लेटर जारी की कि मुझे यहाँ के इनके जांचकर से जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर आए उन सब का साथ दे, उनको यहाँ के एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके साथ मिल के उनसे आपस में उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मैंने जितना हो सका अपने ओर से इनको कोशिश की कि अच्छे से अच्छा इन लोगों को अच्छे फार्मर से मिलाने की कोशिश की। तो बाकी अंततः आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगी जो जांचकर से जो फार्मर्स आए थे उन्होंने मेरे साथ ये शेयर की है। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, उसे देखिए, फिर उसके बाद बातचीत आगे करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप है ये मुझे श्री मिंग्योर दोरजे सन ऑफ श्री सोनम दोरजे जी, जो हमारे जांचकर के बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, उन्होंने भेजा। और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो वीडियो क्लिप है ये उनके अपने फील्ड का ही है जिसमें मटर की हार्वेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस सीज़न में उन्होंने जो मटर है उसे जिस्पा तक पहुंचाया, उसके बाद उस मटर को बाहर भेजा गया, हिमाचल से बाहर, जैसे दिल्ली जो अदर मार्केटिंग है वहां पर भेजा गया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे जांचकर के कुछ फार्मर्स जिनके साथ हमारी आज डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन थी। आई होप आपके लिए ये ब्लॉग भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको जांचकर के लोगों से मिलकर कैसा लगा। और दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जो हमारे जांचकर से ऑफिसर्स आए थे, जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स थे, एसडीओ सर थे। उन्होंने मेरी थोड़ी सी तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि मतलब मैं काफ़ी अच्छा बोलती हूँ, वो मुझसे थोड़े से इम्प्रेस हुए। तो पता नहीं शायद मैं बोलती होंगी, अब ये खुद को तो पता नहीं लगता। आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या मैं सच में अच्छा बोलती हूँ।
तो चलिए दोस्तों, ये तो थी थोड़ी सी बातचीत, और हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनके साथ पूरा कॉपरेशन कर सके, और उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।